नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, अभी जो रिपोर्ट आई है वो जापान की तरफ से आई है और उसके अंदर जापान के अगले फाइटर जेट को बनाने के लिए कहा गया है और इसके अंदर एक जॉइंट पार्टनर होगा। वो पार्टनर यूएस भी हो सकता है और यूके भी हो सकता है। कौन होगा असली पार्टनर, इसी के बारे में बात करेंगे और क्या है ये प्रोजेक्ट, इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों 18 तारीख को एक रिपोर्ट आई थी जापानीज गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके अंदर कहा गया था कि एक ग्रुप का निर्माण किया जाए जो जापानीज और यूएस कंपनी का हो और ये जापान के अगले नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट को विकसित करेंगे ताकि वह जापान के F2 फाइटर जेट को रिप्लेस कर सके। और यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम में से किसको चुना जाए, इस पर पहले जापान का विचार था कि यूके जो है वो डोमिनेंट पोजीशन में है और वह उन्हें डोमिनेट करेगा, तो इसलिए ये सोचा गया कि यूनाइटेड स्टेट उनके पार्टनर होगा इस फाइटर जेट को डेवलप करने के लिए। और ये भी कहा गया कि फाइटर एयरक्राफ्ट के बेस को बनाने के लिए, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए यूएस को तैयार किया जाएगा। और दोस्तों ये जो फाइटर जेट होगा वो जापान का पहला डोमेस्टिकली बिल्ड यानी लोकली बना फाइटर जेट होगा जो स्टेल्थ क्वालिटी का होगा और रडार की पकड़ में नहीं आएगा और इसे जापान के 17th ईयर ऑफ राइवा के अंदर डिप्लॉय किया जाएगा और 90 F2 फाइटर को जो रिटायर होने वाले हैं उन्हें रिप्लेस किया जाएगा। और इसके लिए सेकंड फिस्कल ईयर के लिए वे बजट भी जारी कर दिया गया है जो कि 28 बिलियन येन है और इसके डिजाइन का काम शुरू हो चुका है। और दोस्तों इसके डिजाइन तैयार होने के बाद अब जिसके मिड टर्म डिफेंस प्लान है वे भी दोस्तों रेडी हो चुके हैं। ये 2018 के अंदर इसका बजट भी आया था जो 5 सालों के लिए होगा यानी 2023 तक। और इसके लिए दोस्तों एक मोटो भी रखा गया है, विद ए व्यू टू और डेवलपमेंट लेड बाय जापान। और इसके अंदर दोस्तों फाइटर जेट का एक्चुअली निर्माण होगा तो उसके अंदर एक पार्टनर रखा जाएगा और इसके अंदर पार्टनर कौन होगा ये दोस्तों उनके सेकंड ईयर ऑफ राइवा के अंदर तय किया जाएगा, यानी इसे अभी डिसाइड करना बाकी है। दोस्तों यूके का भी इसी साल फाइटर जेट बनाने का काम शुरू हो चुका है, यानी वह उसने भी घोषणा की थी 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाने की और तब उसने इंडिया को भी पार्टनर के रूप में चुने जाने के लिए कहा था और ये कहा था कि आप हमारा सहयोग कीजिए। और उस पर मैंने वीडियो भी बनाया था जिसमें बताया था आपको कि यूके चाहता है कि इंडिया का जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो सस्ते होते हैं और वो काम इंडिया के अंदर हो जाए तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इजीली हो जाएगी और बाकी काम के पास रहेगा और उसे फाइटर जेट का भी ऑर्डर मिल जाएगा। लेकिन इंडिया ने इसे रिजेक्ट कर दिया। अभी दोस्तों जापान का भी यही मानना है। जापान गवर्नमेंट सोचती है कि अगर यूके के साथ में जाएंगे तो जो उनके द्वारा डेवलपमेंट वर्क किया गया है उसे यूके ले जाएगा और साथ ही उसके ऊपर अपना मोहर लगा देगा। तो ऐसे में जापान यूके पे संदेह करता है और वह यूएस के साथ जाना चाहता है या उसे बेहतर समझता है। वहीं दोस्तों यूके ने यह भी कहा है कि उसकी कंपनीज को प्रॉफिट कमाना चाहिए और इसके लिए उसने अन्य यूरोपियन कंपनीज को भी कहा है कि वे आके यूके की कंपनीज को सहयोग दें और साथ ही उसने जापान की एबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन उठाए हैं। दोस्तों जापान को एक्चुअल में जो नया नेक्स्ट जनरेशन का फाइटर जेट चाहिए ये एक्चुअल में इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए है जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्सेस और यूएस की फोर्सेस के बीच में, ताकि उनके बीच में कोऑपरेशन अच्छी तरह से हो सके। और वैसे भी जापान काफी समय तक अपने डिफेंस के लिए यूएस पर निर्भर रहा है, इसलिए उनके बीच में इस तरह की चीजें होना जरूरी भी है। और दोस्तों जापान को यूएस के द्वारा F-35 के ऊपर बेस्ड एक डेरिवेटिव फाइटर जेट बनाने का भी ऑफर दिया गया था, लेकिन जापान ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि उसे डर था कि उसकी डेवलपमेंट F-35 के अंडर में यूएस कहीं सीज ना कर ले। और इस प्रतिक्रिया के बाद दोस्तों यूएस ने भी इसका सम्मान करते हुए अपने डेरिवेटिव डेवलपमेंट प्लान को विड्रा कर लिया और उसके बाद में जापान की अंडरस्टैंडिंग को समझा कि वह किस तरह की डेवलपमेंट करना चाहता है। और दोस्तों उसके बाद जापान गवर्नमेंट ने तय किया है कि वह अपनी एक कमेटी बनाएगी और ये तय करेगी कि कितना कंटेंट ऑफ ऑपरेशन होना चाहिए दो देशों के बीच में, उसमें किस देश का कितना हिस्सा रहना चाहिए और एक जॉइंट डेवलपमेंट फिर उसके बाद में उसका प्लान बनाया जाना चाहिए। और उसके साथ वह यूएस के साथ में फाइटर जेट का निर्माण करने के लिए जाएगी और साथ ही दोस्तों यूके के साथ में भी यह तय करेगी कि किसी एक पार्ट के डेवलपमेंट के लिए यूके की भी मदद ली जा सके। तो ये दोस्तों फाइनल प्लान है जापान का। वहीं दोस्तों अगर बात करें इंडिया और जापान के कोऑपरेशन की तो ये बहुत ही अच्छा है और दोनों देशों का रिलेशन भी बहुत अच्छा है। लेकिन दोस्तों किसी डिफेंस प्रोजेक्ट के ऊपर अभी तक बात नहीं बनी है। पहले शोर्यू क्लास की पनडुब्बी के ऊपर बात चली थी, वो भी रिजेक्ट हो गई। इसके अलावा दोस्तों जो एम्फीबियस प्लेन्स की आप कई बार बात सुनते हैं जापान और इंडिया के बीच में,
इसे जॉइंटली डेवलप जापान ने तो इसे कर रखा है, लेकिन इसकी डील्स मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में बनाने पे या फिर इसके प्राइस को लेकर रुक जाती है। वहीं दोस्तों कभी फाइटर जेट एयरक्राफ्ट बनाने की दोनों देश के बीच में बात नहीं हुई, और मेरे हिसाब से अगर इंडिया और जापान दोनों फाइटर जेट के लिए जाते तो ये देशों के पास अपनी अपनी टेक्नोलॉजी विकसित करने की क्षमता भी है और पैसा भी है, और दोनों देशों की एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी है। तो ऐसे में इसका भविष्य कुछ अलग ही हो सकता था, लेकिन दोस्तों ये हम कुछ नहीं कह सकते कि कौन सा देश कैसे सोचता है। धन्यवाद, जय हिंद।